विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 केमिस्ट्री का। और इसका सॉल्यूशन देखेंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। इससे पहले आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी सेट्स को कंप्लीट कराया गया है, और जो सेट्स नहीं हैं उनको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है, अभिक्रिया के कोटि की गणना करनी है। तो इसका व्यंजक दे रखा है। तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है सिंपल है। यहाँ पे कितना दे रखा है, इसकी पावर 2 दे रखी है, इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो सारी पावर्स को जोड़ देते हैं, सिंपली अभिक्रिया की जो है कोटि निकल जाती है। तो 2 + 1 = 3 जो है इसकी कोटि हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। 3 केवल लिख देते तो भी आपका आंसर माना जाता। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपका पूछा गया अधिशोषण के महत्व को लिखना है, यानी कि एप्लीकेशन बताना है। तो देखिए, अधिशोषण जो है सक्रिय चारकोल का उपयोग करके गैस मास्क तैयार करना, इसमें इसका एक एप्लीकेशन है। नमी को दूर करने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग होता है। चाहे आप मोबाइल खरीदें, महंगी घड़ियां खरीदें, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदें, उसमें एक पैकेट सा होता है जिसमें सिलिका जेल होती है। वो मॉइस्चर को कैच करने के लिए होता है। वो अधिशोषण का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। चीनी से रंगीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए चारकोल पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक अधिशोषण का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, कोई भी एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मार्केट में या फिर इस प्रकृति में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इन CuNH3 6Cl3। तो देखिए, मान लिया कि Cu की ऑक्सीकरण संख्या जो x है, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इज x। अब क्या करेंगे कि हम इन सभी ऑक्सीडेशन संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं यहाँ पर एक साथ में इनमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने x माना, तो x प्लस में NH3 में कितना है, तो NH3 का जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है वो 0 होती है। तो 0 हो गया यहाँ पर। देखिए, पहले तो Cu, ठीक है, ये रहा Cu, ठीक है, उसको x माना तो x लिख दिया हमने। अब जो है NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका 0 होता है, तो ये 0 हो गया। कितनी बार है, ये 6 है, तो यहाँ पर आप क्या इंटू में 6। इसके बाद में Cl का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -1 कितने हैं ये, तो यहाँ पर Cl क्लोरीन जो है 3 है, तो यहाँ पे इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो सारे x को छोड़ दो, और आप इसको 6 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो -3 हो जाएगा। तो x -3 जो है आपका आ गया। अब x को इधर ही रखेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो प्लस का 3 जो है आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन संख्या जो है +3 आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट IUPAC नेम जो है, इसके लिए तो मैं बता चुका हूँ आपको, कई बार की वीडियोस बना रखे हैं, आप उनसे सीखिए कि IUPAC नेम कैसे निकालते हैं। और फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं, मैक्सिमम कमेंट करिए, ताकि हम लोग इसके लिए फिर से आपको दोबारा से ही वीडियो बना सकते हैं कि IUPAC कैसे निकालते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है इसका नाम आपको लिखना था, तो इसको ब्यूट टू इन वन ओल, या फिर सिंपली इसको हम बोल सकते हैं ब्यूट टू एनोल। ठीक है, तो ये आप इस नाम को भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस नाम को लिख सकते हैं, दोनों ही नाम सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया विच डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। अगला छठा जो क्वेश्चन है, राइट एनी वन यूज ऑफ पीवीसी। पीवीसी का सबसे ज़्यादा आज की डेट में उपयोग होता है, हर चीज़ में पीवीसी है। चाहे आपका किसी बर्तन का हैंडल हो, जग का हैंडल हो, या फिर आपके वायरिंग हो, सभी चीज़, कुर्सियाँ हैं, फर्श पे बिछाने वाली जो अब आजकल चटाइयाँ आती हैं वो भी पीवीसी की बनने लगे, दरवाजे भी पीवीसी के बनने लगे जिसमें पेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स हैं, आप अनलिमिटेड एग्जांपल्स दे सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप जो भी चूज़ करना चाहें लिख सकते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक का, तो एनाल्जेसिक यानी कि दर्द शामक का, तो फिर भी आप इसके भी हज़ारों एग्जाम्पल है, फिर भी हमने 2 लिख दिया। एक आपका ब्रुफेन हो गया और एक आपका एस्पिरिन हो गया। इसके अलावा बहुत सारे हैं, कोई भी आपको एक ही देना है, तो हमने केवल 1 2 नाम 3 नाम जो भी हमारे समझ में आते हैं फटाफट लिख देते हैं। सेक्शन बी, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कॉन्स्टेंट इज 200 पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो है वेग स्थिरांक दे रखा है, और अर्धवायु काल की गणना करनी है। अर्ध आयु काल जो है टी हाफ होता है 0.693 अपॉन में के। ठीक है, तो यहाँ पर जो के की वैल्यू दे रखी है 200 दे रखी है, तो 200 रखेंगे इस वैल्यू को, और सीधे सीधे इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें डायलिसिस यानी अपवहन को बताना है, टिंडल इफेक्ट को बताना है। तो किसी को भी आपको व्याख्या करनी है, यानी कि इसको एक्सप्लेन कर देना है बस। अपवहन क्या होता है, किसी झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा कोलाइडी विलयन में घुले हुए पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। यह प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि आयन और छोटे अणु कोलाइडल
कणों के विपरीत जानवरों की झिल्लियों से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें टिंडल प्रभाव में जो है अपोहन में जो है हम इस डेफिनेशन को लिखेंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस दे रहा हूं मैं आपको ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से याद हो। डायलिसिस वही प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताई है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कोलॉइडल सोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए मेम्ब्रेन is known as dialysis. This process is based on the principle that ions and small molecules can pass through animal membrane अनलाइक कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है इसका आप बता दोगे। इसके बाद में टिंडल प्रभाव क्या है इसको बताएंगे। तो देखिए, यह कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन और परिक्षेपण के माध्यम से प्रकाश के पथ को दृश्यमान बनाने की परिघटना है। उदाहरण के लिए आप समझ पाएंगे क्या है ये। ऑटोमोबाइल हेडलाइट जो है कोहरे और धुंध में बिखरी हुई दिखाई देती हैं। भले ही रोशनी ना दिखाई दे, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी रोशनी है बहुत सारी, क्योंकि वो कण दिखाई देते हैं हमें धुंध में। जैसे कि आप अंधेरे में सिनेमा हॉल में कभी ना कभी तो गए होंगे अपनी लाइफ में, तो आपको प्रोजेक्टर की लाइट दिखाई देती है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आपका प्रकाश पुंज इसलिए दिखाई देता है कि वहाँ पे धूल के कण उड़ते रहते हैं। अगर वो धूल के कण नहीं होंगे तो प्रकाश पुंज आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये भी क्या है, एक परिघटना है टिंडल प्रभाव की। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस आपको दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश वाले मीडियम वाले बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे लिखा गया है सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजिंग आई पैक नेम नॉर्म्स राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको सीधे सीधे इन तीनों के नाम जो है आई पैक फॉर्मूला के हिसाब से जो है लिख देने हैं। तो देखिए, आपका पहला जो है आपका K2NiCN, क्योंकि आपको ट्रायोसाइनाइट निकेलेट दिया हुआ है सेकंड। ठीक है, और इसमें आपका जो है आपका दूसरा जो है हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट जो दिया गया SO4। ठीक है, और इसमें आपका आ गया टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, तो NiCO4। तो ये तीनों के नाम बिल्कुल इसके सामने लिखे हैं मैंने, तो आप यहाँ से आप इसको उतार लेंगे, याद करेंगे। आगे जो बढ़ते हैं हम, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको इन रिएक्शंस के ए और बी और सी तीनों को बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए क्या बनेगा? देखिए, आपका जो है रिएक्शन C6H5NH2 प्लस में NaNO2 से हमारा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करा गया, और प्लस में HCl, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो दिया जा रहा है वो 5 डिग्री, 0 to 5 डिग्री दिया जा रहा है। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट ए फॉर्म होगा वो बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनेगा, C6H5N2Cl। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसको Cu कॉपर और साइनाइड से इसको रिएक्ट कराना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो बी प्रोडक्ट बनेगा। तो बी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा जो बनेगा बी प्रोडक्ट वो बनेगा क्या? साइनोबेंजीन, C6H5CN। तो ये क्या है? साइनोबेंजीन। बी प्रोडक्ट बन गया। अब बी प्रोडक्ट को फिर से हमें बोला है इसने H2Ni, यानी कि हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में करवाना है। तो हम इसको फिर से करवाते हैं, और हमारे पास जो थर्ड प्रोडक्ट बनेगा सी, वो बनेगा बेंजाइल एमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों को आपको जो है लिखने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें पेप्टाइड लिंकेज है, और उसका बाद में आपका प्रोटीन का विद्युतीकरण है। दोनों को हम समझ लेते हैं। देखिए, पेप्टाइड लिंकेज दो अणुओं के बीच बनने वाला एक रासायनिक बंध है, जब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के अमीनो समूह के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे पानी का एक अणु निकलता है, यानी H2O। यह एक निर्जलीकरण संश्लेषण प्रक्रिया है, जिसे वाष्पीकरण अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, और आमतौर पर अमीनो एसिड के बीच में ये होता है। बस हमें क्या है, परिभाषित करनी है, समझाना है। तो हमने इस तरह से इसको समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन जो है इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वाटर H2O जो है ये नीचे चला गया है, तो H2O जो है एक साथ लिख लेना आप ध्यान करके। ठीक है, H2O नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसमें क्या पूछा गया आपको? प्रोटीन का विकृतीकरण। देखिए, प्रोटीन का वो विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रोटीन अणुओं को बनाने वाली मजबूत कड़ियों या बंधों को तोड़ती है। अपने मूल या प्राकृतिक रूप में प्रोटीन अणुओं में मजबूत बंध और एक उच्च क्रम और स्थिर संरचना होती है। प्रोटीन अणु के विकृतीकरण के बाद लिंक या बंधन जो है वो कमजोर हो जाते हैं, और अणु जो है वो अधिक ढीली या कमजोर संरचना बना लेते हैं। उसमें से अधिकांश प्रोटीन जो है अघुलनशील होते हैं। अगर हम उदाहरण के द्वारा समझें, अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो उदाहरण ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, उदाहरण समझ लीजिए, क्या पता आपके काम आ जाए। तो उदाहरण के लिए, जब भोजन पकाया जाता है जैसे अंडा या मांस, तो पर्याप्त गर्मी प्राप्त करने के बाद में जब बहुत ज़्यादा गर्मी जब प्रोटीन्स को मिल जाती है, तो प्रोटीन्स के अणु में बदलाव के कारण वो थोड़े से टाइट यानी
दृढ़ हो जाते हैं और मूल संरचना को पुनः प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को हम उल्टा भी कर सकते हैं, फिर से वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में भी आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं, इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप इंग्लिश में यहाँ से नोट करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के मध्य केवल दो अंतर आपको बताने हैं, उदाहरण भी देना है। तो देखिए, ये प्लास्टिक जो हैं गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक की बात बता रहे हैं। और अगर थर्मोसेटिंग की तो बताएं तो ये प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता या फिर उसी रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। ये खिलौने बनाने, कंघी और कई सामान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये बिजली के स्विच और हैंडल और कई तरह के बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखना, आपने सभी के एग्जाम्पल्स अपने लाइव देखा, आपके घरों में सभी चीज़ अवेलेबल है, थर्मोप्लास्टिक भी और थर्मोसेटिंग भी। और फिर आप उदाहरण देना चाहेंगे तो पॉलीथीन और पीवीसी और इधर बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स के यहाँ पे तीन मैंने जो है डिफरेंसेस बताए हैं और फिर नीचे की तरफ दोनों के लिए एग्जांपल्स दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल को नोट कर लें। यहाँ पे ये आप एग्जांपल आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप आराम से नोट कर लें। मैं क्योंकि बहुत सारे आपके एग्जांपल्स होते हैं, आपको कौन सा सूट करता है या कौन सा याद करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है ईच टर्म, इसमें एंटीसेप्टिक है और ट्रैंकुलाइजर्स है। ठीक है, तो पूतिरोधी है और प्रशांतक है। तो पूतिरोधी ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें लोग त्वचा पर लगाते हैं। वे त्वचा पर घाव में और श्लेष्मा झिल्ली में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम कर सकते हैं। प्रतिरोधी के उदाहरण जो है फ्यूरासिन है, सोफ्रामाइसिन है ना। हमारे पास प्रतिरोधी साबुन भी होते हैं जिसको हम आमतौर पर उपयोग करते हैं। इन साबुनों में विथियोनाल मिलाया जाता है और बोरिक एसिड भी एक प्रतिरोधी है जिसका उपयोग आंखों के लिए किया जाता है। और डेटॉल इन दिनों सबसे लोकप्रिय प्रतिरोधी है। यह क्लोरो कसिनॉल और टेरपिनॉल का मिश्रण होता है। तो प्रतिरोध हमें क्या बताना है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना है। हमने उदाहरण भी दे दिया, तो यहाँ पर जो है आप उदाहरण भी देंगे और संक्षेप में भी बताएंगे। तो ये आपका उदाहरण के साथ में हमने बता दिया प्रतिरोधी के बारे में। और भी आप चाहें तो 50 तरह से इस प्रतिरोधी को आप डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको कौन सा ईजी लगता है। मैं सबसे ईजी वे आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन है, जो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में ये आंसर देख लेंगे। प्रशांतक की बात करते हैं तो वे रासायनिक जिनको ट्रैंकुलाइजर कहते हैं, वे रासायनिक यौगिक हैं जो तनाव और हल्के या गंभीर मानसिक रोगों के उपचार में बहुत उपयोगी होते हैं। प्रशांतक कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के कार्य करने के विभिन्न तरीके होते हैं। प्रशांतक के कुछ उदाहरण में जो है इसमें आ जाएगा आइप्रोनाइजिड और आपका फेनेलाइजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका एक एग्जाम्पल जो है, एक देना था, दो देना था, आपकी मर्जी है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको ट्रैंकुलाइजर्स के रूप में बताया है, समझाया है। सिंपल डेफिनेशन लिखिए और समझने लायक लिखिए, खुद भी समझिए और याद आसानी से हो जाए, ऐसी चीज़ें करिए। सेक्शन सी की बात करते हैं तो द रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है आपको 500 के एंड 700 के रिएक्शन की। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको के की वैल्यू जो है वो दे रखी है 0.02 पर सेकेंड और 0.07 पर सेकेंड। कैलकुलेट द ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे निकल जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन भी आपको लास्ट में करनी है। तो देखिए, आपको जो भी दिया है उसको रख सकते हो आप जानते हो कि लोग के 2 में K1 जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 आर T2 - T1 अपॉन में T2 इंटू T1। अब इन इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास K2 और K1 की वैल्यूज़ दे ही रखी हैं, ई ए की वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी सभी की वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं। और ई ए को, इसको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। और इसको जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो इसको माइनस की पावर ले जाके ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करें -4 से, तो इसके सारे जीरोस हट जाएंगे। और फिर हमारा जो है इसको डिवाइड करके हम इस तरह इस फॉर्म में लिख देंगे। आगे जो है आपका ये वाला 0.07, इसको हम इस तरह से लोग जो है लिख सकते हैं क्योंकि सभी में पॉइंट्स की बात है। और यहाँ पर जो है आपको पता ही है कि लोग जब अपॉन में हो, डिवाइड में हो, तो जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में हो जाता है। तो ये आपका log की वैल्यू इस तरह से आती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप कर रखा है। और फिर जो है आपको log 7 और log 2 की जो वैल्यू है वो डालनी है, टेबल फॉर्म आपको मिलेगा
और यहाँ पर जो है आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकली, और फिर जो है आपको जब सारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ई ए को एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ से मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब ई ए को एक साइड में ले जाएंगे तो ये इधर लाए, तो बाकी सारे टर्म्स जो हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। ये वाली चीज़ जो है यहाँ मल्टीप्लाई वो चली जाएगी डिवाइड में। बस इसको अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इस तरह का 1.82308 इंटू 10⁴, ठीक है। क्योंकि ये माइनस में था तो इसको हम प्लस में लाने के लिए इस पॉइंट को आगे तक ले गए। अब जो है इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, how is sulfuric acid prepared by the contact process? How does this react with Cu यानी कॉपर और कार्बन से कैसे रिएक्ट करता है? देखिए सिंपलेस्ट लैंग्वेज में 3 स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड जो है बनता है। पहला चरण जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, तो यानी कि SO2 को अत्यधिक वायु की उपस्थिति में सल्फर को जलाकर तैयार किया जाता है ताकि उत्पाद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए और अगले चरण के लिए सहायता करे, यानी स्टेप 2 के लिए सहायता करे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो है आपका सल्फर को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला करके SO2 को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दूसरे चरण में सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका बनेगा, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तब बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1:1 के अनुपात में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, और उत्प्रेरक के रूप में जो है, यानी कि कैटालिस्ट जो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे जानते हो कैटालिस्ट मतलब जो घर में आग लगा के चले जाते हैं, मतलब उनका काम है केवल आग लगाना, यानी कि भड़काना और फिर गायब हो जाना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो कैटालिस्ट होते हैं जिसको उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है सिंपलेस्ट वर्ड में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। और तो ये जो है V2O5, यानी कि ये जो V2O5 है ये कैटालिस्ट उसमें उस समय उपस्थित रहता है जब उसको ये रिएक्शन कराना होता है। उसके बाद में ये कैटालिस्ट अपने आप साइड में हो जाता है। तो उपस्थिति में 1 से 2 ATM दाब पर जो है प्रेशर पे इसको कराया जाता है, तो हमारी ये रिएक्शन फॉर्म होती है। पहली रिएक्शन ये बनती है, दूसरी रिएक्शन ये फॉर्म होती है। उसके बाद तीसरा जो अंतिम चरण है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, जिसके लिए हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, बने हुए सल्फ्यूरिक ट्राई ऑक्साइड को जो है पहले सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया कराने के लिए बनाया जाता है। प्रतिक्रिया लिखा है ना, इसको अभिक्रिया कर लेना है आपको, ठीक है। ये आपको अभिक्रिया कर लेना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सीधे पानी में नहीं घोला जा सकता, क्योंकि इससे जो है वहाँ पे बहुत सारा क्या बन जाता है, स्मोक फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कोहरा बोले या स्मोक फॉर्म बोले या धुआं बोले, तो इस अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पाद को ओलियम के रूप में जाना जाता है। फिर प्राप्त ओलियम को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करने के लिए पानी में घोल दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन जो है आप बना देंगे, ये वाली 2 रिएक्शन है जो है आपका फाइनली जो प्राप्त आपका ओलियम है उसको किसमें, ये ओलियम है आपका H2SO7, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। इसको हम वाटर के साथ में डिज़ोल्व कर रहे हैं इस ओलियम को, और डिज़ोल्व करने के बाद में हमारे H2SO4 जो है मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं 3 स्टेप में सबसे सरल तरीके से। और यहाँ पे वही स्टेप्स को आप इंग्लिश वर्जन में आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला स्टेप जो मैंने ऊपर समझाया वही चीज़, फिर दूसरा स्टेप जो समझाया मैंने आपको वो रिएक्शन, और फिर तीसरे स्टेप में वही आपको फाइनल रिएक्शन देनी है, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका रिएक्शन, और H2SO4 आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसने बोला है कि कॉपर के साथ H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो है कॉपर सल्फेट, फिर आपका जो है आगे वाटर भी देगा ये। और यहाँ पर जो है इसको अगर हम कार्बन के साथ कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी दे रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो ये पूरा का पूरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहीं से शुरुआत होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर आपके सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। ये दोनों रिएक्शंस हमने देख लिए, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके दोनों में ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमें एक उत्पाद के रूप में मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, सिंपली हैं, और इस रिएक्शन को आप आसानी से याद भी कर सकते हो। इसके बाद में ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनानी है। H2S2O8 XeO3 XeOF4 SF4 और S8 यानी कि आपका सल्फर। अब देखिए सबसे पहले H2S2O यानी कि पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका आपका इस तरह का संरचना चित्र बनेगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में जियोन ट्राइऑक्साइड जो है जिसको हम
XeO3 बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। XeO4 की हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में SF4 जो है हमारा, ये रहा, इसको हमने इस तरह से यहाँ पे बना देना है SF4 को। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट लास्ट वाला जो कि एक ताज की तरह बना हुआ है, ये है आपका S8, ठीक है, सल्फर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी संरचना जो है एकदम ताज की तरह होती है। अगर ऊपर से देखोगे तो ये राउंड गोल आकार का होता है, जैसे सर्किल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी संरचना 18 नंबर क्वेश्चन पे। हॉफमैन ब्रॉडमैन डिग्रेशन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन और कैंजेरियो रिएक्शन, तीनों के बारे में इसमें शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछा है। तो चलिए शॉर्ट नोट कर देते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड जो है आपका निम्नीकरण अभिक्रिया में एक एमाइड ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है और प्राथमिक एमाइन का उत्पाद करता है। यह एक निम्नीकरण अभिक्रिया है क्योंकि उत्पाद में प्राथमिक एमीन में प्राथमिक एमाइड यानी कि अभिकारक की तुलना में एक कार्बन कम होता है। हॉफमैन ब्रॉडमाइन जो है अवक्रमण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये या फिर आप सीधा सीधा हॉफमैन ब्रॉडमाइन अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया की इक्वेशन दी गई है, इसी को हमने यहाँ पे इंग्लिश में समझाया है। आप इंग्लिश में इसको याद कर सकते हैं, टिप्पणी लिखनी है और रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। इस तरह से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो पार्ट है, ए पार्ट, इसको हमने देख लिया। सेकंड पार्ट में आते हैं। अब हमारे को क्या बताना है कि हमारा जो कपलिंग रिएक्शन है वो क्या है। तो जब बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड फिनोल के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें फिनोल अणु अपनी पैरा स्थिति में डायोजेनियम नामक नमक के साथ मिल करके जो है ये क्या करते हैं, ये करते हैं पी हाइड्रॉक्सी बेंजो हाइड्रोक्सी जो बेंजीन जीन बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे अभिक्रिया कर लेना, ये प्रतिक्रिया है ना, इसको अभिक्रिया कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे अभिक्रिया कर लेना। तो यहाँ पर जो है आपका, इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में समझाया है और ये है इसकी इक्वेशन जो आप लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपका कपलिंग रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछता है या आपको पता होना चाहिए कि ये कपलिंग रिएक्शन जो है आपका फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। और कैनिज़ारो अभिक्रिया की बात करें तो इसमें बेल्जियल हालाइड नामक पदार्थ को अल्कोहल युक्त क्षार की उपस्थिति में बेंजोइक अल्कोहल और बेंजोइक अम्ल में बदला जा सकता है। कैंजारो अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों में प्राथमिक अल्कोहल और कार्बोलिक एसिड शामिल होते हैं। इसको हमने यहाँ पे भी लिखा है, वही चीज़ बहुत ही शॉर्ट में समझाना है और डायरेक्ट रिएक्शन लिख करके सही कर देना है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अभी आपके सेट्स जो हैं अभी 3 ही हुए हैं, 4-5 बाकी हैं। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं जो पहले हमने सेट सॉल्व करवाए थे। तो इन सभी को पढ़ते पढ़ते आप बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर लोगे अपने आप में। तो अभी से पढ़ना ढंग से शुरू कर दें और फिर आप ये रिएक्शन जो है ये बता देंगे। ये जो रिएक्शन है इस तरह से फॉलो होती है। और डायरेक्ट रिएक्शन लिखना चाहें तो ये वाली रिएक्शन आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर अंतिम क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, क्या होता है जब एसीटिल्डिहाइड जो है रिएक्ट करता है NH2OH से और एसीटोन रिएक्ट करता है आपका NH2NH2 से, और उसके बाद में फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करता है H2SO4 कंसनट्रेटेड से, एसिटिक रिएक्ट करता है Cl2 की प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस से, और फिर उसके बाद में एसीटेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट NOH। ये पांचों के हम रिएक्शंस लिख करके समझा सकते हैं और रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो बोल रहा है आप इसमें केवल मुंह से बोल दोगे या लिख दोगे कि ये इससे रिएक्शन करके ये उत्पाद बनाएगा, तो वो नहीं चलेगा, उसमें नंबर आपके कटेंगे। तो आपको जो है रिएक्शन लिखना है। भले ही फिर रिएक्शन लिखने के बाद एक लाइन में आप लिख दो कि जैसे हमने यहाँ पर जो है यहाँ पे देखिए, ये पहला जो एसीटेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NH2OH, तो इसको देखते हैं, सारे के सारे देख लेते हैं। तो देखिए एसीटेल्डिहाइड जो है इसको NH2OH से रिएक्शन करा रहे हैं, यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करा रहे हैं H+ आयन के साथ में। तो ये हमारे को दे रहा है एसीटाल डॉक्समाइन, ठीक है। ये क्या बना, ऑक्सीमाइन बना देता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीमाइन बना देता है और साथ में वाटर रिलीज करता है। तो अब आप लिख सकते हो केवल इस रिएक्शन को लिखने के बाद में कि आपका एसीटल्डिहाइड जो है रिएक्ट करने के बाद में हाइड्रोक्सिल अमाइन से जो है एसीटल डो एसीटल डो ऑक्सीमाइन जो है देता है, साथ में वाटर रिलीज करता है। इस तरह से केवल आप लिख दोगे तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा। रिएक्शन जरूर है, रिएक्शन अगर नहीं लिखा तो फिर आप इसमें पूछा गया क्या होता है, तो क्या होता है का मतलब ये नहीं कि आप बता दो कि ये इससे करके ये होता है, ऐसा नहीं। जब तक आप रिएक्शन नहीं करोगे तब तक आप बता नहीं सकते।
दूसरा पार्ट में आपसे एसीटोन की अभिक्रिया फॉर्मिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की और एसिटिल्डिहाइड की, सभी की देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एसीटोन की देखते हैं। तो एसीटोन जो है ये NH2 से रिएक्ट करके एसीटोन हाइड्रोजोन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद थर्ड जो है आपका, यहाँ पर जो है आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन हो करके ये कार्बन मोनोकार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मोनोकार्बन बनाता है ये। और यहाँ पर जो है साथ में जल जो है रिलीज करता है। ठीक है, ये हमेशा आपका जल जो है इसके साथ रिलीज करेगा ही करेगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर आपका जो एसिटिक एसिड है, इसको क्लोरीन से रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट में अगर हम कराते हैं तो ये जो है 2 क्लोरो एथनोइक एसिड देता है। ठीक है, ये वाला 2 क्लोरो एथनोइक एसिड देगा, और फिर से इस 2 क्लोरो एथनोइक एसिड को फिर से आप रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट में और क्लोरीन के प्रेजेंस में जो है आप रिएक्शन करवाओगे, तो फिर से आप इसको देखोगे तो ये आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रिएक्शन यहाँ जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको 2 बार करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है एसिटिल्डिहाइड है NOH के साथ में या प्रेजेंस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाएगा। फिर ये ब्यूटेनॉल को हीट करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो ये जो है आपको ब्यूट 2 एनल देगा। ठीक है, तो ये जो है आपका रिएक्शन कंप्लीट यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट जो है आंसर हो गया। यहाँ पर ये लास्ट रिएक्शन थी, इससे पहले ये रिएक्शन जो थी आपकी कंप्लीट, उसके ऊपर ये वाली 2 रिएक्शंस थी, आगे जो है ये रिएक्शंस थी, और भी आगे आपके जो भी है रिएक्शंस इस पूरे चैप्टर पेपर में हमने डिस्कस किया। बाकी मैक्सिमम कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आपके सारे सब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, कमेंट की कमी हो रही है कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। सबसे ज़्यादा आर्ट्स वालों के और कॉमर्स वालों के जो है ज़्यादातर कमेंट जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर हमारे सेट्स कंप्लीट कराइए। आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लग रहा है कि आप लोग थोड़े से अभी बिजी चल रहे हैं स्कूल में। तो आशा करता हूँ आप लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी बेहतरीन करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट को पहले सॉल्व कराया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।